हेलो दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियोस पढ़ी। पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या क्या दी हैं डिफरेंट स्कॉलर्स ने, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम भारत के संविधान की इसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे। हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर क्या क्या इसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। बच्चों, ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देख ली, हमारे भारत के संविधान की पूरी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी और आपको भारत के संविधान को समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की फीचर्स की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको, फिर डायरेक्टली फीचर शुरू करेंगे। तो हमारे जो भारत का संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। किसने बनाया था? संवैधानिक सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया था। 2 साल 11 महीने, मंथ्स एंड 18 डेज, ये टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। बेसिकली 2 years 11 months एंड 18 डेज ये टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 26 नवंबर 1949 को ये बन के रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था। ये कुछ डेट्स आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे भारत का संविधान है जिसको इतने लंबा टाइम के बाद बनाया गया, काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाया गया, इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण फीचर्स है वो है इट इज़ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टूडेंट्स, जब हमारा देश का संविधान बना था, जिस टाइम ये इनेक्ट हुआ था, बना था, रेडी हुआ था, उस टाइम पर हमारे भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। उस टाइम पर हमारे भारत के संविधान में 22 पार्ट्स थे और उस टाइम पर 8 शेड्यूल्स हमारे भारत के संविधान में विद्यमान थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारे भारत के संविधान में अबाउट 448 आर्टिकल्स हैं, अबाउट 25 पार्ट्स हैं और साथ में 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। अगर इसको मैं अमेरिका के साथ कंपेयर करूं, अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स। कहां पर 448, कहां पर 7? व्हाट डज इट मीन? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे भारत के संविधान में एक एक चीज को डिटेल में लिखा हुआ है। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, जुडिशरी के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, कितने प्रकार के हाउसेस होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी प्रिविलेजेस क्या होंगी, प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन कैसे होगा, हर एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया हुआ है, वो भी रिटन फॉर्म में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली फीचर ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक रिजिड, एक फ्लेक्सिबल। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ये इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना कितना आसान है, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आसान है। अगर तो अमेंडमेंट करना इजी है, बिल्कुल आसानी से अमेंडमेंट हो जाए, तो वो होगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर अमेंडमेंट करना काफ़ी टफ है, ईजिली तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकते, तो वो होता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा जो भारत का संविधान है वो मिक्सचर है दोनों का। वो ना तो प्योरली फ्लेक्सिबल है और ना तो प्योरली रिजिड है। हमारे भारत के संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम
ईजिली अमेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है, लोकसभा राज्यसभा का, 50% + 1 मेंबर्स ने यस बोला कि हाँ जी हम एग्री हैं इस अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट हो जाएगी। अगर हाउस में, लोकसभा में जैसे मान लो 545 सीट्स हैं, अगर मान लो हाउस में उस टाइम 100 लोग प्रेजेंट थे, 100 लोग ही प्रेजेंट थे, और 100 में से 51 ने बोला जी हम रेडी हैं, 51 ने बोला, बाकी के जो अबाउट 450+ लोग थे उन्होंने मना कर दिया, वो तो थे नहीं हाउस में, उन्होंने तो यस ने दिया, किया, मना भी नहीं किया। लेकिन जो प्रेजेंट थे उन्होंने प्रेजेंट के 50+1 50% + 1 51% लोगों ने यस बोल दिया प्रेजेंट लोगों के, तो बिल पास हो जाएगा, अमेंड हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ प्रोविजन इतने हमारे पास फ्लेक्सिबल है, ईजिली अमेंड हो जाते हैं, पर कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ईजिली अमेंड नहीं होते, उनके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। हाउस में 2/3 मेजोरिटी, टोटल की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो टोटल मेंबर उनकी 2/3 मेजोरिटी यस करे तभी प्रोविजन अमेंड होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा नहीं होगा कि जितने हैं उसके 50% लोगों ने यस कर दी तो अमेंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ प्रोविजन बड़े रिजिड है, बड़े कठोर है अमेंड करना उनको। स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता दूं, कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिनको 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ पूरे भारत के जितने एमएलए हैं 50% + 1 एमएलए की भी यस चाहिए होती है। लोकसभा में बिल पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, राज्यसभा में पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, अब हमें पूरे इंडिया के 51% एमएलए की यस चाहिए उसके लिए। ऐसे बिल भी हैं बहुत सारे, ऐसे प्रोविजंस भी हैं जब पास कर अमेंड करने के लिए हमें ऐसा टफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या पता चलता है, हमारा भारत का संविधान इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजीली बट सम आर रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी एंड सम रिक्वायर्ड इवन आफ्टर 2/3 मेजोरिटी कंसेंट ऑफ मोर देन 50% ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। अगला फेडरल एंड यूनिटरी। तो अगली जो फीचर है हमारे भारत के संविधान की वो ये है कि ये मिक्सचर है फेडरल का और यूनिटरी का। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है, पहले फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। बच्चों यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पावर्स को सेंटर के हाथ में सेंट्रलाइज कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है। मतलब जब सारी की सारी पावर केवल सेंटर के पास होती हैं, सेंटर पावरफुल होता है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती। स्टेट मतलब जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स हैं, इंडिया सेंटर है। तो जब सारी पावर सेंटर के पास होंगी, स्टेट के पास कुछ नहीं होगा, तो वो होता है हमारा यूनिटरी सिस्टम। व्हेन पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ सेंटर, व्हेन पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ सेंटर, दिस इज यूनिटरी सिस्टम। बट फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जब पावर सेंटर के पास भी होंगी और स्टेट्स के पास भी होंगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को ऐसे डिवाइड करेगा कि सेंटर को भी देगा, स्टेट्स को भी देगा, तो उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ अच्छे से कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का भी है, यूनिटरी नेचर का भी है। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का, आपने देखा होगा, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट्स में भी गवर्नमेंट है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट्स में सीएम है। सेंटर में प्रेसिडेंट है, स्टेट्स में राज्यपाल हैं। सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं। मतलब सेंटर में पावर दी गई है, स्टेट में। वैसे तो हमारा ढांचा फेडरल नेचर का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच, दोनों के बीच, तो फेडरल नेचर का है। लेकिन कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों ऐसे हैं जो यूनिटरी की तरफ इशारा करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से मेरा एग्जाम्पल सुनना है। फॉर एग्जाम्पल एमरजेंसी प्रोविजंस। अगर हमारे देश में एमरजेंसी लगा दी जाती है, पहली बात एमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, तो हमारे भारत के संविधान के, हम आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से कवर करेंगे, डोंट वरी। हमारे भारत के संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा आर्टिकल जो हमारा है 352 से लेकर 360 तक जो प्रोविजन है वो एमरजेंसी की बात करते हैं। 352 बात करता है नेशनल एमरजेंसी की, 356 बात करता है स्टेट एमरजेंसी की, और 360 बात करता है फाइनेंशियल एमरजेंसी की। तो बच्चों जब देश में नेशनल एमरजेंसी लगाई जाती है, ये कौन लगाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं।
जब देश में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान सुनना। इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी का जो काम करने का जो भी पावर होती है वो सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। मतलब जब इमरजेंसी लग गई तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, सेंटर पावरफुल हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, कुछ प्रोविजंस तो फेडरल नेचर के हैं, वैसे तो हमारा देश फेडरल है पर सही मायने में यूनिटरी फीचर्स भी हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर में प्रेसिडेंट है, स्टेट्स में गवर्नर्स हैं। जो गवर्नर्स हैं वो किसके मेंबर है, बेसिकली स्टेट्स के लिए काम करते हैं गवर्नर, स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है गवर्नर को ना, और प्रेसिडेंट सेंटर का बनता है। तो सेंटर का पर्सन स्टेट में अपने पर्सन को भेज रहा है स्टेट को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यूनिटरी की तरफ इशारा हो रहा है, सेंटर पावरफुल है। इसके अलावा और देखिए आप, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, शेड्यूल 7 की बात करें, शेड्यूल 7 जो 7वीं अनुसूची है वो बताती है हमें कि कौन से मैटर पे कौन लॉ बना सकता है। 3 लिस्टों की बात करती है वो, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में सेंटर ने भी लॉ बना दिया उसके किसी सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट ने भी लॉ बना दिया और दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गया, सेंटर कुछ और बोल रहा है, स्टेट कुछ और बोल रहा है, तो पावर किसकी मानी जाएगी, किसका लॉ मान्य होगा, जो लॉ सेंटर ने बनाया है वो मान्य होगा। तो यहाँ भी यूनिटी तरफ इशारा हो रहा है कि सेंटर पावरफुल है, स्टेट ने भी लॉ बनाया था, उसको भी पावर है लॉ बनाने की, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर को भी पावर है, दोनों ने बना दिया, तो हम सेंटर का मान रहे हैं अगर डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो यूनिटरी की तरफ इशारा तो कर रहा है ये। इसके अलावा एक होती है हमारी रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। रेसिड्यूरी पावर्स मतलब जो हमने स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं किया, उनके ऊपर अगर कोई सब्जेक्ट बचता है, नया सब्जेक्ट कोई ऐसा है जो मेंशन नहीं किया गया है, उनके ऊपर लॉ कौन बना सकता है, जो सेंटर ही बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या इशारा कर रही हैं, ये इशारा कर रही हैं हमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। बच्चों मैं आपको बता दूं कि पेपर में कभी भी क्वेश्चन आता है, डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज़ फेडरल, इट इज़ यूनिटरी। तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। कभी भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर, डिस्कस, तो केसी वीर ने ये बात बोली थी, तो इसलिए बोली थी क्योंकि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है पर कुछ फीचर्स यूनिटरी की तरफ इशारा करती हैं। अब अगला जो है अगला देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। अगला है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो बनाया गया है तो बहुत सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर बनाया गया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ड्रॉ किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बस 2 साल 11 महीने 18 दिन अपना टाइम लगाया और बना दिया, नहीं, उन्होंने पहले वर्ल्ड की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा। सबसे पहले वो गए इंग्लैंड में, इंग्लैंड जिसका हमारे ऊपर राज था, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर अपना कॉलोनी थी हम इंग्लैंड की, तो यूके में गए, यूके से कुछ मेन अच्छे फीचर्स ले ली, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ से ले ली, जैसे वहाँ से हमने ले ली अपनी रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो डाइसी ने वहाँ पे दिया था वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। फिर अमेरिका में गए, अमेरिका में हमने फंडामेंटल राइट्स अच्छे लगे वहाँ से वो उठा लिए, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अच्छी लगी वो वहाँ से उठा ली। आयरलैंड में गए, आयरलैंड में जाके वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छे लगे वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए। तो बोलने मतलब क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारत का जो संविधान है उसको पूरे वर्ल्ड के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, केवल अपनी सोच समझ से नहीं बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में गए, वो वहाँ का अध्ययन किया, वहाँ जो अच्छी बातें लगी वो ली। इसके अलावा बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। स्टूडेंट्स, अगली जो फीचर है हमारे भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो एक लिखा हुआ संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका संविधान अनरिटन है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम,
वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, वो अनरिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, पर हमारे भारत का संविधान रिटन है। एक एक चीज़ भारत के संविधान में लिखी हुई है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट के बारे में, अपना गवर्नर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, स्टेट जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। तो हमारा भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारत के संविधान की एक विशेषता ये है कि ये सेल्फ मेड है, हम लोगों ने खुद बनाया है। हमने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा को हमने जो था वो नॉमिनेट किया था, और उसने फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के इसको खुद बनाया। हमारा जो भारत का संविधान है, हमें अंग्रेजों ने या किसी ने नहीं थोपा है हमारे ऊपर, या किसी ने हमें बनाकर नहीं दिया है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया। इट इज़ अ सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये बात इसमें लिखोगे, फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है कि हम लोगों ने अपने भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को, सिटीजन्स को, और कुछ एक फंडामेंटल राइट्स एलियंस को भी दिए हुए हैं। हमारे भारत के संविधान के पार्ट 3 हमारे भारत का संविधान का, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, इनमें फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, और ये फंडामेंटल राइट्स हमने भारत के लोगों को दिए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक अच्छा सेशन चाहिए तो हमने बना रखा है ऑलरेडी। पूरे फंडामेंटल राइट्स A to Z अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस चीज़ का। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको रिवीजन सेशन की वीडियो में वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हुए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट था, ये हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हो। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे भारत के संविधान की एक खूबसूरती ये भी है कि इसने भारत के लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि 1976 से पहले, मतलब हमारे भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। इससे पहले हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन 1976 में बाय द वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया? ये ऐड किया गया पार्ट 4A में। 4A में इनको ऐड किया गया। आर्टिकल कौन सा था? 51A आर्टिकल में इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ये पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में एक ड्यूटीज़ और बढ़ाई गई थी। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास हैं। तो आपने इतना याद रखना है कि 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 1976 को 42nd अमेंडमेंट हुआ, और उसके जरिए पार्ट 4A में 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और ये ड्यूटीज़ कौन से संविधान से प्रभावित होकर ली गई थी? किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था प्रभावित होकर? रशिया। जो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो लाइक अभी कर देंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है कि इसने अपने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में बताया हुआ है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो बेसिकली क्या है? वो स्टेट मतलब जो हमारी कंट्री या इंडिया या हिमाचल प्रदेश, या बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है। हम कभी फिर डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आप ये समझ लो, जो स्टेट का मतलब कंट्री से है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सभी स्टेट से भी है। तो जो स्टेट है, जो जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में बेसिकली दी हुई है, उसको कुछ एक डायरेक्टिव्स दी गई हैं, कुछ एक डायरेक्शंस दी गई हैं कि स्टेट इन डायरेक्शंस को ध्यान में रखिएगा जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा। वो डायरेक्शंस कहाँ दी गई हैं? आर्टिकल 36 लेकर 51। तो इन डायरेक्शंस को भी इन आर्टिकल्स में अच्छे से बताया हुआ है। जैसे स्टेट पंचायत को बनाएगा, स्टेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देगा, जैसे स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ना बच्चों, ये स्टेट के ऊपर डायरेक्शंस हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट माने ही माने। अगर स्टेट इन डायरेक्शंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं,
कोई ऐसा केस नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर हम। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं बच्चों? एनफोर्सिएबल हैं। कैसे एनफोर्सिएबल? आपको राइट टू लाइफ दिया है और किसी ने आपका राइट टू लाइफ वायलेट कर दिया, आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, अपना राइट प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्शन दी है स्टेट को कि आपने ये काम करना है, और अगर वो काम स्टेट नहीं कर पाए तो आप केस नहीं कर पाओगे। डायरेक्शंस में बोला है कि आपको लोगों को एक नौकरियां देनी है, अगर नहीं दे पाए स्टेट तो आप केस नहीं कर पाओगे। ये बात आपने याद रखनी है कि एनफोर्सिएबल है फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिएबल नहीं है। कभी भी क्वेश्चन यही आता है कि इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है कि उसने हम भारत के संविधान में हमें हमारे स्टेट्स के लिए कुछ डायरेक्शंस का भी प्रोविज़न किया गया है, जो कि हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिए हैं? आयरलैंड। कहाँ से इंस्पायर होकर लिए हमने? आयरलैंड। आयरलैंड देखना बच्चों, आयरलैंड की स्पेलिंग क्या होगी? आयरलैंड, है ना, IRELAND। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। बच्चों एक बार इसको देख लेना एक बार, शायद मैं कहीं गलत ना बोल रहा हूँ, वैसे मेरे अनुसार मैं ठीक बोल रहा हूँ। अगली वीडियो डिस्कस करेंगे हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ गलत होगा तो वहाँ करेक्ट कर दूंगा मैं, फिलहाल तो मुझे लगता है यही है ना। यहाँ से प्रभावित होकर हमने ले लिया, और ये तो रशिया ठीक है, ये US से भी ठीक है। ठीक है, अगला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे भारत के संविधान की एक ब्यूटीफुल फीचर ये है कि हमारा भारत का संविधान हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविज़न करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। ये हमने बेसिकली UK इंग्लैंड से प्रभावित होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी है। UK का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव था, UK के सिस्टम से हम भली भांति परिचित थे, तो हमने UK के सिस्टम को ही अपने सिस्टम में ऐड कर लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें बेसिकली 2 प्रकार के हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक होता है रियल हेड, एक होता है नॉमिनल हेड। जो रियल हेड है वो कौन होता है? रियल हेड कौन होता है? रियल हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक तो रियल हेड होता है, सही का हेड, जो सच में वास्तविक रूप में काम करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। और दूसरा होता है नॉमिनल हेड, जो नाम का काम करता है, जिसके नाम पे सारे काम किए जाते हैं, पर वो एक्चुअल में काम करता नहीं। काम करने वाला एक्चुअल तो रियल हेड होता है, वो होता है हमारा बेसिकली इंडिया में प्रेसिडेंट है। वो इंडिया में प्रेसिडेंट है। आप कहीं दूसरे देश में चले जाओगे, UK में चले जाओगे, वहाँ पे सही मायने में ऐसा जो है वो क्वीन को देखने को मिलता है हमें, क्वीन को या फिर प्राइम मिनिस्टर, क्वीन को, यस। तो बच्चों बेसिकली आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच देयर आर बेसिकली 2 हेड्स, वन इज रियल अदर वन इज नॉमिनल। रियल हेड डज ऑल द वर्क बट नॉमिनल हेड इज हेड इन नॉमिनल ओनली, in name only, and all the work is done by the real executive, not by the nominal executive। 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपने अच्छे समझना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। अगला सेकुलरिज्म। तो हमारे भारत के संविधान की फीचर एक ये भी है कि ये सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमें बताता है। हमारे भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें भी सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया है। उसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग जो हैं वो सेकुलर हैं, हम लोग सेकुलर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया सेकुलर है। सेकुलर कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें सभी धर्मों को इक्वली माना जाता है, जिसमें स्टेट का, राज्य का, कंट्री का अपना कोई स्पेशल धर्म नहीं होता, कोई एक धर्म नहीं होता। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे किसी एक धर्म को मान्यता दी जाती है, इस्लामिक स्टेट्स ऐसे हैं बहुत सारे, पर इंडिया में सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी धर्म किसी भी तरीके से स्टेट का अपना धर्म नहीं है जिसको ऊपर लाया जाएगा, सभी धर्मों को बिल्कुल इक्वलिटी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के संविधान में, ध्यान से यहाँ देखो, हमारे भारत के संविधान में जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के फंडामेंटल राइट्स हैं, 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पार्ट 3 में दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया, ये आर्टिकल्स हमें सेकुलरिज्म की तरफ ही इशारा करते हैं। ये आर्टिकल्स बोलते हैं कि भारत के लोगों के पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनके पास राइट है कि वो
किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी इष्ट की पूजा कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा उसका कर सकते हैं, उनको बिल्कुल राइट है। तो ये इशारा करता है कि हमारे भारत में सेकुलर कंट्री है भारत एक। दूसरा मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना भारत के संविधान की, उसमें 42nd अमेंडमेंट के जरिए सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड कर दिया गया था। पहले शुरू में हमारे भारत की प्रस्तावना जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये जो वर्ड्स है ना, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरू होती है प्रस्तावना, उसमें पहले क्या था, हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, ये जो हिंदी में जो वर्ड्स हैं, इस प्रस्तावना में पहले सेकुलरिज्म वर्ड ऐड नहीं था। पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी ना, उसी टाइम पे सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया। इसके अलावा सोशलिज्म वर्ड भी ऐड किया गया था, फ्रैटर्निटी वर्ड भी ऐड किया गया था, पर हम अभी सेकुलरिज्म को देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया था। तो बोलने मतलब क्या है कि हमारा भारत का संविधान सेकुलरिज्म की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत का जो हमारा भारत देश है वो सेकुलर कंट्री है, ये बताता है। तो आपने अच्छे से लिख लेना अपने आंसर में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया है। आर्टिकल 50, आर्टिकल जो 50 है वो बोलता है कि स्टेट का राज्य नीति निर्देश के सिद्धांत होगा। 50 आर्टिकल डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ही है एक तरह से, वो ये बोलता है कि स्टेट जो है वो ट्राई करेगी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में इकट्ठे ना हो, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट हो और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। हमारे देश में जुडिशरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किसी के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि जजेस की बहुत ज़्यादा सैलरी दी गई है, उनको सिक्योर टेन्योर दिया गया है, उनको आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता उनसे उनके पदों से। तो ये सारी बातें जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की तरफ इशारा करती हैं और हमारे भारत के संविधान में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट दर्जा दिया गया है। अगला है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत के संविधान में हमें एक सिंगल सिटीजनशिप का स्टेटस मिला है। हाँ, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। इंडिया में आप केवल इंडिया के सिटीजन हो, आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल के सिटीजन अलग से हो, इंडिया के अलग से हो। नो, आपके पास केवल एक सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी हमारे भारत के संविधान की एक विशेषता है। तो बच्चों, ये होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। वीडियो लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। सबसे पहले है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर है इसकी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, सेकुलरिज्म देता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी देता है और सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अगला है एमरजेंसी प्रोविजन। तो हमारे भारत के संविधान में हमें एमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया हुआ है। अगर मैं एमरजेंसी प्रोविजन की बात करूँ तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक एमरजेंसी प्रोविजन से डील करते हैं, जिसमें नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताई गई है, स्टेट एमरजेंसी आर्टिकल 356 में बताई गई है और फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 में बताई गई है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से याद रहे। बच्चों देखो, वीडियो तो बड़ी बन सकती है क्योंकि अब आपको पता टॉपिक अच्छे से समझाना है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर प्लीज़ आप कोऑपरेट करें, आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे समझ आएगा। क्या फ़ायदा 10 मिनट की वीडियो बनाकर अगर आपको समझ ना आए और बस एक कहानी से पढ़ दें, उसका फ़ायदा भी नहीं है कोई ना। तो एमरजेंसी की बात करूँ मैं तो जो पार्ट 18 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल 352, 356, 360, ये 3 आर्टिकल याद रखने आपने। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जिसे आप राज्यपाल शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और ये कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 से 4 बार लगी हुई है, स्टेट इमरजेंसी 200+ बार लग चुकी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार अभी तक नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारे भारत के संविधान की विशेषता है कि ये हमारे देश में एमरजेंसी के प्रोविजंस देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि एमरजेंसी टाइम पे हमने कैसे टैकल करना है। अडल्ट सफरेज, जिसका मतलब राइट टू वोट से होता है, तो हमारा भारत का संविधान उन सभी नागरिकों को जिनकी एज 18 से ऊपर की है उनको राइट टू वोट देता है कि वो वोट डाल सकते हैं, अपने MLAs चुन सकते हैं, अपने MPs चुन सकते हैं और गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी अपनी दे सकते हैं। तो अडल्ट सफरेज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है। जुडिशियल रिव्यू, तो बच्चे जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत के संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो देखो, जुडिशियल रिव्यू नाम ही बता रहा है, जुडिशरी कुछ रिव्यू कर रही है, जुडिशरी कुछ क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। होता क्या है, हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एक है हमारा गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑर्गन, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एक हमारा जुडिशरी ऑर्गन।
लेजिस्लेचर ऑर्गन क्या करता है, गवर्नमेंट का लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन उस लॉ को एनफोर्स करता है और जुडिशरी ऑर्गन उस लॉ को क्या करती है, इंटरप्रेट भी करती है, जुडिशियल रिव्यू भी करती है। होता क्या है, जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बना दे और वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, लोगों के अगेंस्ट हो, लोगों के राइट्स के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को रिव्यू कर सकती है और अगर वो लॉ, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पाया गया तो उसको रद्द भी कर सकती है। तो बोलने मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में जुडिशरी को दी हुई एक पावर है, जो कि हमारे भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको भारत के संविधान की विशेषताएं समझ आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नाउ इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको तो प्लीज़ आप हमें अपना कंट्रीब्यूशन भी करें। अगर आपको आप कर सकते हैं, अगर आप में इतना सहमता है, अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, जरूर करिए। अगर नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 9815634276 या फिर 8219820461। क्या बोला मैंने आपको, 8298200461 या फिर 9866 इन नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। बच्चों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स अगर आपको चाहिए सिंपल लैंग्वेज में तो आप हमसे नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9816492276। यहाँ लिखा जा रहा 9A, यहाँ भी लिखा जा रहा मैं बोल देता हूँ 9816492276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।